हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पंकज गुप्ता। जैसा कि आप लोग जानते हैं जेईई मेंस 2024 के ऑफिशियल पेपर्स आ चुके हैं। तो इस पेपर में हम 27 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। अगर हम इस पेपर के बारे में बात करें तो ये पेपर जनरली अगर हम लोग देखें तो प्रॉपर ये इजी और एवरेज लेवल का है, लेकिन इस पेपर में अगर आपको स्कोर करना है तो प्रॉपरली आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। तो आइए हम लोग इस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस √7 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज. When a resistance of 4.5 ohm is connected on the left gap by using a resistance box, the balance length is found to be at 60 centimeter from the left end. Okay. If the resistivity of the wire is this, then we have to estimate the value of R. ठीक है, तो देखिए मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मीटर ब्रिज है उसमें हमारे पास इस तरह से कुछ कनेक्टिविटी होती है। मीटर ब्रिज में एक हमारे पास 100 सेंटीमीटर का वायर होता है और इसमें ये दो गैप्स हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है एक राइट है एक लेफ्ट है, तो ये हमारा राइट गैप है और ये हमारा लेफ्ट गैप है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रोवाइडेड है, तो पहले हम लोग एक बार इसका प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए हमारे पास बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमारे पास जॉकी कनेक्टेड होता है और हम यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है, हमारे पास राइट गैप के अंदर एक हमारे पास वायर है, जिसकी ये वायर है राइट गैप में। इसका लेंथ हमें गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस भी हमें गिवन है, क्रॉस सेक्शन का रेडियस है दैट इज √7 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर्स। ठीक है, और हमें और गिवन है कि रेजिस्टेंस 4.5 ओम कनेक्टेड है इन द लेफ्ट गैप। तो यहाँ पे कनेक्टेड है 4.5 ओम लेफ्ट गैप में। ठीक है, और साथ के साथ दिया जा रहा है कि यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ 60 सेंटीमीटर है। तो लेफ्ट से ये 60 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये वाला लेंथ हमारे पास कितना बचेगा 40 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि ये जो वायर है ना, इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रेजिस्टिविटी को इस फॉर्मेट में लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि एट द नल डिफ्लेक्शन, हमें मालूम है कि मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें पता है कि बैलेंसिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन होना चाहिए। तो बैलेंस कंडीशन के ऊपर, क्योंकि हमारे पास ये वायर यूनिफॉर्म है, तो ये वाला रेजिस्टेंस, और अगर हम इस लेंथ की बात करें इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि x, ये हमारे पास इस 60 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है R1 अपॉन दिस रेजिस्टेंस, R2 अपॉन दिस रेजिस्टेंस, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास फाइनल रिलेशन बनेगा 4.5 मल्टीप्लाई बाई 40 दैट इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाई 60। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है दैट इज 4.5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए तो ये मेरे पास हो गया 2/3 एंड 2/3 ये हुआ 4.5 इंटू 2 9/3 दैट इज 3 ओम। इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, जो कि एक वायर है जिसका आपको रेडियस दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है 3 ओम। ठीक है, अब इस 3 ओम के करस्पॉन्डिंग हमें इसका रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे, तो हमारे पास रिलेशन होता है R इक्वल्स टू ρL/A। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी होता है R इंटू एरिया अपॉन लेंथ। अब देखिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस है कैपिटल R, वो कितना कैलकुलेट होकर आया है, X की वैल्यू दैट इज 3 ओम। तो दैट इज R इज 3 और एरिया हमारे पास कितना है पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r हमारे पास ये गिवन है √7 इंटू 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर दैट इज
0.1 मीटर्स। हमने सब कुछ ऐसा यूनिट में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास रेजिस्टिविटी कितनी आ रही है, तो यहाँ से सॉल्व करने पे आ रहा है दैट इज 10⁻, तो 3 पाई को हम यहाँ 22/7 रख रहे हैं और √7 का स्क्वायर होगा 7 × 10⁻⁻8 यहाँ से आएगा और यहाँ से 1 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻7। ओके, तो सॉल्व करने पर देखिए मेरे पास यहाँ से क्या आ रहा है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन आई एम गेटिंग द वैल्यू 66 × 10⁻⁻7 एंड द यूनिट वुड बी ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, R × 10⁻⁻7 और हमारा आंसर आ रहा है 66 × 10⁻⁻7। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। मतलब ये मान लेते हैं हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और हमारे पास एक चार्ज जो है वो प्लेस्ड है एट द ओरिजिन और चार्ज की वैल्यू Q हमें गिवन है दैट इज 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट्स P एंड Q आर सिचुएटेड एट, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है दैट इज √3, √3। ठीक है, ये तो है P पॉइंट और Q पॉइंट हमारा दूसरा पॉइंट गिवन है दैट इज जिसके कोऑर्डिनेट है √6, 0। ओके, तो हमारे पास P और Q दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइडेड हैं और ये मीटर्स में हमें गिवन है। अब आगे कहा जा रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, यानी हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट Q। ओके, ये हम लोग एस्टिमेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से जब हमें क्या एस्टिमेट करना होता है, पोटेंशियल, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है KQ/R और R की वैल्यू होती है पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस और Q हमारा एज पर साइन आता है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों की डिस्टेंस एस्टिमेट करें तो स्टूडेंट्स देखिए ये कितनी डिस्टेंस होगी, √3 है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा कितना, √2 × √3, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज √6, है ना, ये √3 ये भी √3, तो ये डिस्टेंस होगा √2 × √3 दैट इज √6 और Q जो है उसकी डिस्टेंस भी हमारे पास कितनी है, √6 ही है। मतलब दोनों का R क्या आ रहा है हमारे पास, सेम आ रहा है, ये भी R और ये भी R, दोनों का R सेम आ रहा है, मतलब दोनों की वजह से पोटेंशियल सेम ही है उस पॉइंट पे। तो KQ/√6 KQ/R माइनस KQ/R दैट इज √6, दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है हमारे पास। तो इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन है दैट इज 0 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी 6 मीटर्स पर सेकेंड, इफ 200 kg एक्स्ट्रा मास इज एडेड द फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसका मास हमें गिवन है 1000 kg और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, कितना सिंपल क्वेश्चन है, वेलोसिटी हमें गिवन है 6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें कहा जा रहा है कि इसमें हमने एक एक्स्ट्रा मास ऐड किया दैट इज 200 kg। तो यहाँ पर मान लीजिए ये जो है इसके साथ हमने एक और मास ऐड कर दिया और वो इसके साथ अटैच करके हमने ऐड कर दिया प्रॉपर्ली और इसका मास हो गया हमारे पास 1000 kg, तो इसका था और इसका 200 kg है और इन दोनों को ऐड करने पर इसका मास जो न्यू मास आ जाएगा दैट इज 1200 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए इसकी वेलोसिटी v थी और ये जो हमारा 200 kg वाला है ये इनिशियली रेस्ट पे कंसीडर किया जाएगा और हमने इसको इसके साथ अटैच कर दिया यानी ऐड कर दिया। तो देखिए जब हमने इसमें ऐड किया है तो हमने यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये पता है कि अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इस नए सिस्टम का जो वेलोसिटी है कुछ v1 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जब हमने इसमें ऐड किया, क्योंकि कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है, तो हम मान रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है देखिए, तो हम लोग कह रहे हैं इनिशियल मोमेंटम
इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है देखिए 1000 इंटू 6, ये इनिशियल मोमेंटम है इसका, और जो हमने ऐड किया था वो इनिशियली रेस्ट पे कंसीडर होगा, और हमने जस्ट इसका मास बढ़ा के कितना कर दिया है 1200 kg, और हमने मान लिया कि न्यू वेलोसिटी v1 है। तो ये जो न्यू वेलोसिटी v1 आ रही है हमारे पास यहाँ से सॉल्व करने पर, दैट इज 6000 डिवाइडेड बाई 1200, दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो 5 मीटर्स पर सेकेंड है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन 4 करेक्ट आ रहा है। इसमें है पोजीशन ऑफ एन एंट एस इन मीटर्स मूविंग इन वाईजेड प्लेन इज गिवन। कितना गिवन है हमें इसका पोजीशन, एस वेक्टर गिवन है, दैट इज 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये पोजीशन वेक्टर है ना, ये इसकी तो यूनिट है हमारे पास मीटर्स में, और टाइम जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज इन सेकेंड्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी विद डायरेक्शन पता करनी है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt हो जाएगा, यानी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने पे कितना आएगा, दैट इज 4t, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2t, तो ये आएगा 4t जे कैप प्लस 5k कैप कांस्टेंट है इसलिए 0 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है दैट इज 4t जे कैप। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी किस टाइम पर बताना है, हमें वेलोसिटी 1 सेकेंड्स पे बताना है। तो 1 सेकेंड्स पर हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी दैट वेलोसिटी 4 इंटू 1 जे कैप, यानी हमारे पास जो वेलोसिटी है 4 मीटर्स पर सेकेंड है, और किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में हमारे पास 4 मीटर्स पर सेकेंड इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, अ प्रोटॉन मूविंग with a constant velocity passes through a region in space without any change in its velocity। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है प्लस ई। ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है स्पेस के थ्रू। तो कह रहा है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली देन द रीजन ऑफ स्पेस मे हैव। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स इसके ऊपर 0 लगना चाहिए। और यहां पर कौन कौन से फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है तो लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट करेगा। तो अगर हम टोटल फोर्स की बात करें F, तो ये हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर EE प्लस E इंटू वी क्रॉस P ये फोर्स लगेगा। ठीक है, ये नेट फोर्स होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये कह रहे हैं हमसे कि इनमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं किसमें इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग पहला केस देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है, E भी 0 है और मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है, तो डेफिनेटली ये दोनों पार्ट 0 हैं। इसका मतलब है कि पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो ये वाला तो हो ही जाएगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बट मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर हम इस केस में बात करें तो क्या नेट फोर्स 0 आ सकता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं है, तो अब हमें ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाए तो कब हो सकता है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो देखिए स्टूडेंट्स 0 हो गया, अब हम मैग्नेटिक पे सोच रहे हैं। मैग्नेटिक में V क्रॉस B है। अगर हम बात करें कि वेलोसिटी इज पैरेलल टू B वेक्टर, इसका क्या मतलब होगा कि V क्रॉस B 0 आएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं था, और मैग्नेटिक फोर्स अगर V और B पैरेलल हो, लाइक पैरेलल या एंटी पैरेलल, उस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो जाएगा, यानी ये भी 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 था ही, ये भी 0 हो जाएगा, यानी नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 है तो हमारा पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सकता है। ठीक है, तो एक ये वाला भी पॉसिबल हुआ, A और B। अब बात करते हैं C।
सी ऑप्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यानी मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं है। तो अब हमें सिर्फ किसके बारे में सोचना है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, और उसकी वैल्यू अगर हम देखें तो वो प्लस ई इंटू ई होगी। और अगर पार्टिकल पे फोर्स है, फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं डी ऑप्शन के बारे में। डी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों के होने पर क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है कि नेट फोर्स 0 हो जाए। तो हमने कहा कि लेट्स से द एफ इज 0, तो यहां से क्या रिलेशन निकल के आएगा हमारे पास, 0 इक्वल्स टू ई, हमने हटा दिया है 0 के इधर, तो यहां पर आ जाएगा बेसिकली ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी। मतलब अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी, अगर इस तरीके की कंडीशन हो हमारे पास, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है कि पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, लेकिन तब भी पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और मान लीजिए मैंने पार्टिकल को बोर्ड के प्लेन में v वेलोसिटी से फेंका, ओके, किसी एंगल थीटा पर, तो मुझे पता है कि v क्रॉस b, तो v क्रॉस b अंदर की तरफ जाएगा, और अगर हमारे v क्रॉस b के ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस क्या बता रहा है कि v क्रॉस b के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां मेरा v क्रॉस b अंदर है, तो अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ले लेता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ गए। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है, ठीक है ना। तो यहां से इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो सकता है इस कंडीशन में। और अगर आप मैग्नीट्यूड्स में भी रिलेशन देखना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड E इक्वल्स टू वी बी साइन थीटा। तो किसी गिवन वैल्यू ऑफ B, किसी गिवन वैल्यू ऑफ E और किसी गिवन एंगल थीटा के हिसाब से हम उसके प्रोजेक्शन की स्पीड भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस स्पीड से हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लेकर जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू E, B एंड थीटा। तो डेफिनेटली ये जो हमारा डी ऑप्शन है ये भी पॉसिबल है। तो हमारा आंसर होगा ए भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है और डी भी है। तो ए, बी और डी तीनों पॉसिबल है। तो हमारा आंसर ये थर्ड ऑप्शन जाएगा, दैट इज ए, बी, डी ओनली, ठीक है। सी ऑप्शन वाले केस में क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा तो किसी कीमत पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहा जा रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो देखिए हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें बताना है कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बेसिकली ये बिल्कुल थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, फैक्ट बेस्ड है। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज ग्रेटर देन द लिक्विड्स, जबकि एक्चुअली क्या होता है, जो लिक्विड्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है और इसमें कहा जा रहा है विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज ग्रेटर देन द लिक्विड, जबकि लिक्विड्स की ज्यादा होती है और गैसेस की कम होती है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा इनकरेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट भी फैक्ट बेस्ड है, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। तो देखिए अगर इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होती हैं तो सरफेस टेंशन लिक्विड का डिक्रीज करता है, तो ये बात सही है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो दिया जा रहा है वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, इनकरेक्ट है। और अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो वो करेक्ट है। तो यहां पर हमारा आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम ग्रेविटेशन का है। इसमें कहा जा रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी। मतलब ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस r है और अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है। इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब हमने डायमीटर को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं अगर हमने डायमीटर आधा कर दिया है तो रेडियस भी आधा कर दिया होगा। तो g की वैल्यू सरफेस पे कितनी होती है अगर हम देखें तो वो होती है g कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि हमने अगर डायमीटर आधा कर दिया है एंड मास रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो मास है उसको हमने चेंज नहीं किया है लेकिन हमने इसका डायमीटर आधा कर दिया है, तो हमें बताना है देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वुड बी।
तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग अर्थ सरफेस पे न्यू कंडीशन में एस्टिमेट कर रहे हैं, तो जी एम बाय जो हमारा न्यू रेडियस है उसको मैंने बोल दिया आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आर को हमने, क्योंकि डायमीटर हमने क्या कर दिया है, आधा कर दिया है, तो इसका मतलब है रेडियस भी हाफ हो गई होगी और उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ r/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ g डैश इक्वल्स टू r/2 का होल स्क्वायर है, तो आएगा 4gm/r², और इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा 4g, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि पहले g की वैल्यू कितनी है हमारे पास, gm/r², बस r को हमने आधा किया है, मास सेम रखा है, तो 1/2 का स्क्वायर ऊपर 4 हो जाएगा, दैट आंसर वुड बी 4g। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोर एटम इज r, ठीक है। तो द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट विल बी, ठीक है। तो हमें थर्ड का दिया गया है, फोर्थ का पूछा जा रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं देखिए। तो रेडियस r इक्वल्स टू r0n² होता है, ये हमारे किसी बोहर एटम के लिए बात कर रहे हैं, तो बोहर एटम का z फिक्स हो गया और r0 कांस्टेंट है, तो बेसिकली जो रेडियस है वो n² के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से हमारे पास r इज प्रोपोर्शनल टू n²। अब इन्होंने पूछा है किस पे हमारे लिए, पहले थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में गिवन है r, तो अगर हम r3 की बात करें तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू 3², और हमसे पूछा जा रहा है फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो फोर्थ में क्या आएगा, r4 इज प्रोपोर्शनल टू दैट विल बी 4²। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर हम लोग r3/r4, तो दैट विल बी योर 9/16। अब क्वेश्चन में हमें दिया जा रहा है कि जो थर्ड बोर ऑर्बिट है वहाँ पर रेडियस कैपिटल आर है, तो ये वैल्यू कैपिटल आर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास फोर्थ बोर ऑर्बिट में आंसर आएगा 16 कैपिटल R/9। ओके, तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 16/9 R, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम सिंपल सा प्रॉब्लम है, टू बॉडीज ऑफ मासेस 4 ग्राम एंड 25 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज, तो देखिए स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, k इक्वल्स टू p²/2m, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देन मोमेंटम p इक्वल्स टू √2mk, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास देखिए दो पार्टिकल हैं, एक 4 ग्राम और एक 25 ग्राम का, और जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों की सेम है, तो k भी सेम है, तो बेसिकली जो मोमेंटम हो जाएगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू √m। तो अगर हम लोग मोमेंटम का रेशियो निकालें 4 ग्राम और 25 ग्राम के लिए, तो P1/P2 मैं लिख रहा हूँ, अंडर रूट मास कितना आ जाएगा 4/25, दैट इज इक्वल्स टू 2/5। ओके स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2/5, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, कहा जा रहा है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R एंड लेंथ L इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, इफ दीज पार्ट्स आर जॉइंट पैरेलली देन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी। देखिए इधर हमें कहा जा रहा है कि ये एक वायर है जिसकी लेंथ L है, रेजिस्टेंस कैपिटल R है, और कोई क्रॉस सेक्शन एरिया A रहा होगा, और हमें जो गिवन है ये वायर प्रॉपरली यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। तो देखिए इसका रेजिस्टेंस R है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ρL/A। अब इसको हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 इक्वल पार्ट्स में, तो अगर हम लोग इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये जो सारे पार्ट्स आएंगे उनकी लेंथ कितनी आ जाएगी, L/5, 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 इस तरह से। तो यहाँ पर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 पार्ट का, तो आ जाएगा ρL/5 अपॉन एरिया। तो अगर हम इस रेजिस्टेंस से कंपेयर करें तो लेंथ 1/5 टाइम्स हो गई है, तो इसका रेजिस्टेंस R/5 हो गया होगा। अब हमने इन सभी को कैसे कनेक्ट कर दिया, पांचों वायर्स को पैरेलल। तो ये एक वायर है, ये दूसरा वायर है,
3, ये 4 और ये 5, इन सबको हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल कनेक्ट करने के बाद इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिस्टम का कितना आएगा, ठीक है। तो ये सारे रजिस्टर्स कितने रेजिस्टेंस के हैं, R/5। अब हमें AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एस्टिमेट करना है, तो R/5 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 तो कितना होगा 1/RAB। जैसे होता है ना 1/R1 + 1/R2, तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो 1/R/5 ये पहले वाले का होगा। ऐसे कितने टर्म्स आएंगी 5, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं। नाउ आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ RAB, दैट इज इक्वल्स टू R/25। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, दैट इज R/25। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ पे है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल इज 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट व्हाट टेम्परेचर, ये इन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो इस सवाल के लिए हम देखेंगे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की कितनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका ले लेते हैं 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो उन्होंने दे दिया है 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23, ठीक है। दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा याद रखिएगा केल्विन में ही आएगा। दिस इज इक्वल टू जो एनर्जी उन्होंने दी है 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखिए जो LHS में हमने लिखा है, जो LHS में हमने लिखा है ये होता है 1 जूल्स में आएगा, SI यूनिट्स में आएगा। तो वैसे ही जो RHS है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो SI यूनिट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19, ठीक है, जूल्स। तो यहाँ से अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं। एक चीज़ अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 1.38 एंड 4.14 3 से फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, तो T विल बी इक्वल टू ये होगा 0.414 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 1.38 अगर आप करोगे तो ये बनेगा 4.14, ठीक है। ये 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 1.6 बनेगा 3.2 मल्टीप्लाइड बाय इधर है 10⁻⁻19 और ये 10⁻⁻19 में 23 जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरी कैलकुलेशंस हैं ये अपनी चल रही है केल्विन के अंदर, ठीक। बस आंसर आ चुका है। ये देखिए ये बनेगा 0.1 को इधर डाल दीजिए तो ये बन जाएगा 1000 एंड 1000 इंटू 3.2 बनेगा 3200 केल्विन्स, ठीक। तो ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन 2 होगा इसका आंसर, ठीक है। A plane electromagnetic wave propagating in x direction is described by इक्वेशन उन्होंने दे दी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। भाई ट्रांसवर्स वेव होती है तो हमें पता ही है, उसकी इक्वेशन इन्होंने दे दी है कि EY इज इक्वल टू दिस मच। तो ये तो हो गया वैल्यू इसका जो एम्पलीट्यूड है, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E0 एंड साइन ओमेगा टी माइनस KX और इंटेंसिटी ऑफ द वेव पूछा गया है, ठीक। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं एक बार 2 फॉर्मूले यहाँ लिखने वाला हूँ और हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला सही होगा। तो पहली बात तो यहाँ पे अगर वो बस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ε0/2 और यहाँ हम लिखते हैं RMS वैल्यू, ठीक है, स्क्वायर इनटू स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने लिखी है बस इलेक्ट्रिक फील्ड की ही है, और ये इंटेंसिटी क्योंकि आपको पता होगा कि इंटेंसिटी ऑफ वेव वो पूछ रहे हैं, तो इस वेव के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी में, और दूसरा कैरी होगा किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और दोनों का जो कंपोनेंट है वो इक्वल होता है। तो वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ द वेव, और इंटेंसिटी ऑफ द वेव का जो हाफ होगा वो कितना होगा, ये वाला पार्ट।
तो आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं निकालना है, क्योंकि अगर आपने इससे आंसर निकाला तो भाई वो गलत होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव जब हम लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट बाई 2, यहाँ पे ERMS की जगह हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इनटू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, बस खत्म हो गई ये कहानी। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है और आंसर मिल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट बाई 2 की वैल्यू होगी 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है E नॉट, जो ये कोफिशिएंट है साइन का, यही E नॉट होगा पीक वैल्यू, और ये होगा 200 का स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, तो वो कितना होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड्स। ठीक है, और ये जो पूरी यूनिट्स चलेंगी, सारी यूनिट्स हमें आंसर किस में देंगी, जूल्स पर मीटर क्यूब में आंसर दे देंगी। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करिए, बड़े आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर सॉल्व करना चाहते हैं यहाँ पे तो 8.85 बाई 2 अगर करोगे तो मिलेगा 4.425 मल्टीप्लाइड बाई 200 का स्क्वायर, तो इसे लिख देता हूँ 4 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ से जो 2 जीरो निकलेंगे उनका स्क्वायर होगा तो 4 जीरो, ये बनेगा 10 की पावर 8 प्लस 4 जीरो तो 10 की पावर 12, और एप्सिलॉन नॉट का जो 10 की पावर -12 है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सारे जीरोस तो हो गए कैंसिल, तो 4 इंटू 4 इंटू 3 आपको करना है, तो 4 इंटू 3 होता है 12, 12 इंटू 4 होगा 48। ठीक है, तो आंसर जो है 48 के आसपास आना चाहिए, 48 के आसपास 53.1 बहुत ही शानदार वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखना कि अगर वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव नहीं पूछा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है, तो फिर आप वहां पे आरएमएस वैल्यू लेते। आरएमएस वैल्यू कितना होता है इसका, ई नॉट बाई √2, ये वाली वैल्यू आप लेते, उससे आपका आंसर बनता, और जो वैल्यूज आती वो 53.1 का हाफ आती। पर यहाँ पे पूछा गया है इंटेंसिटी ऑफ वेव, ईएम वेव की कितनी इंटेंसिटी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा एम्पलीट्यूड वाला। चलिए अब करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है, ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर्स पर सेकेंड ऑन रेल्स विच आर 1.5 मीटर्स अपार्ट टू नेगोशिएट अ कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर्स, द हाइट बाय विच द आउटर रेल शुड बी रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल। तो ये जो सवाल है थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर है, और थोड़ा हो सकता है कि बच्चों को समझ में ना आए, कंफ्यूज हो जाए, तो इसके लिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये सवाल हमारा बन रहा है बैंकिंग ऑफ रोड से। ठीक है, सर्कुलर मोशन का सवाल है, जहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड्स का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से ये सवाल होगा। तो होता क्या है कि जब भी आप कुछ टर्न लेते हैं, एक सर्कुलर टर्न लेते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो रोड्स हैं वो थोड़े से टिल्टेड होते हैं, और इस तरीके से टर्न यहाँ पे लिया जाता है। सेम कहानी होती है ट्रेन्स के लिए। तो जो ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन्स में भी थोड़ा सा एंगल ऐसे बढ़ा दिया जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि कभी भी आप ट्रेन से जा रहे हैं और कहीं पे कर्व आता है तो हल्की सी ट्रेन जो है इस तरीके से टिल्ट हो जाती है, और फिर वो टर्न लेने में आसानी होती है। तो अब यहाँ पे जो जिस अजम्पशन पे उन्होंने काम किया है, क्योंकि है तो ये रेल्स, अगर ये रेल्स होंगी तो यहाँ पे ये देखिएगा कि इस तरीके से इन ये जो रेल्स होती हैं, इन रेल्स के ऊपर पहिए ऐसे लगे होंगे। ठीक है, इन ये पहिए कुछ इस तरीके से लगे होंगे। तो हमें यहाँ पे इस कॉम्प्लिकेसी में नहीं घुसना है। जो रेल्स हैं उसमें पहिए इनके बीच में ऐसे लगे होंगे, इस कॉम्प्लिकेसी में हमें नहीं घुसना है। इसके लिए हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे सोचेंगे कि भाई क्या हो रहा होगा। तो हम ये सोचेंगे कि ये वाला जो रेल है, यहाँ पे हम ये सोचेंगे कि ये वाला जो रेल है, ये डिस्टेंस आपको दिया गया है कि ये डिस्टेंस है 1.5 मीटर्स। जो दोनों रेल्स हैं वो कितना दूर है एक दूसरे से, 1.5 मीटर्स की दूरी है। और जो इधर वाला रेल है वो कितना उठा हुआ है इस वाले से, ये हाइट हमें यहाँ पे निकालनी है कि ये हाइट h कितनी होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक वेज बना लेते हैं, एक क्रॉस सेक्शन बना लिया हमने, और इसमें जो ट्रेन होगी, ट्रेन के जो 2 पहिए होंगे, वो पहिए कुछ इस तरीके से होंगे। यहाँ पे ये हैं 2 पहिए ट्रेन के। ठीक है, ये थोड़ा सा अजम्पशन यहाँ मानना पड़ेगा। ये रहा एंगल थीटा ये है बच्चों। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल रेल्स हैं, तो ये 1.5 मीटर हमें गिवन है,
और सवाल आपसे ये हाइट पूछ रहा है कि जो पहला रेल है और दूसरा रेल है उनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, क्योंकि जब ट्रेन सीधी जाएगी तो रेल्स ऐसी रहेंगी, बट अगर ट्रेन को ऐसे टर्न लेना है तो ये वाला जो रेल होगा थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स उसने दे दिया, रेडियस उसने दे दी कि भाई कितने रेडियस में वो ट्रेन घूमने वाली है, तो उन्होंने इसको ऊंचा कर दिया। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहे हैं कि दोनों रेल्स के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसकी बात वहां पे यहाँ पे हो रही है। ठीक, तो आप यहाँ पे ये वाला जो सिस्टम है उसमें जो इधर वाले फोर्सेस आएंगे उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि ये स्मूथ है। ठीक है, क्योंकि सवाल में और कुछ बात हुई ही नहीं है, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, स्मूथ मान के चलेंगे। ये अजम्पशन हमें सवाल में मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बाकी क्योंकि दूसरा डेटा भी गिवन नहीं है ना कि भाई मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो, ताकि वो सेफ टर्न कर सके, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, सिंपलेस्ट अजम्पशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि फ्रिक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल बैंकिंग ऑफ कर्व देखेंगे जिसमें क्या था, स्मूथ सरफेस वाला बैंकिंग ऑफ कर्व वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अभी मैंने बस अजम्पशन सेट किए हैं, सवाल अब हो ही जाएगा। तो देखिए अब क्या करना है यहाँ पे। ठीक, तो जब ये टर्न कर रहा होगा यहाँ पे तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है v² इज इक्वल टू RG tan थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेशन में नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत ही स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। हिंट में जरूर आपको दे देता हूँ, कोई ब्लॉक यहाँ पे है तो उसके ऊपर कोई कार हो, कुछ भी यहाँ से मूव कर रहा तो नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पे लगेगा mg। ठीक है, ये एंगल है बच्चों यहाँ पे थीटा, और इधर उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए कितना, v²/r। तो पहले वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम सॉल्व करिए, n cos थीटा इज इक्वल टू mg, फिर n sin थीटा जो है mv²/r देगा, वो सॉल्व करेंगे तो v² इज इक्वल टू RG tan थीटा आ जाएगा। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से लगाए हैं तो ये डेरिवेशन आपको याद होगा, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो tan थीटा का वैल्यू बता दो यार कितना होगा। tan थीटा का वैल्यू आपको दिख रहा है v²/r मल्टीप्लाइड बाय g। ठीक, और जो tan थीटा है अभी हमने पिछले सवाल में ही देखा था कि इस डिस्टेंस को माना था d और इस डिस्टेंस को माना है h, तो tan थीटा भी क्या है खुद में ही h/d। तो h इज इक्वल टू v² इंटू d अपॉन RG हमें करना है। v² का स्पीड का वैल्यू एक बार देख लेते हैं, स्पीड है 12 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, d का वैल्यू जो है बच्चों वो है 1.5 मीटर्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्होंने दिया है 400 मीटर्स का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया है 400 मीटर्स। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये अपना बनेगा 10। ठीक, और ये आंसर अपने को मिलेगा क्योंकि सारे यूनिट्स मैंने SI के रखे हैं तो आंसर आना चाहिए मीटर्स में। तो सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, तो 12 का जो स्क्वायर होगा 144, या 12 में आप 4 से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 12 इंटू 12। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 तो बनेगा 6 इंटू 6 दैट इज 36। 36 इंटू 3/2 विल बी 54, और नीचे 1 2 3 जीरो होंगे, सो 54/1000 मीटर्स है। ऑप्शन सेंटीमीटर्स में गिवन है तो मैं इस तरीके से इसे कन्वर्ट कर दूंगा और आंसर क्या दिखेगा आपको, 5.4 सेंटीमीटर्स। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है। मॉड्यूल में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज रिवर्स बायस्ड। तो रिवर्स बायस में फंडा क्या होता है कि जैसे इधर आपने ये PN जंक्शन डायोड बनाया, ये डायोड आपने बना दिया। ठीक है, इसको बोल देते हैं टर्मिनल A, इसे बोल देते हैं बच्चों टर्मिनल B। तो रिवर्स बायस की सिंपल सी कंडीशन ये होगी कि पोटेंशियल जो होगा, ठीक है, पोटेंशियल जो होगा A का वो अगर B से छोटा हो जाए, ठीक है, तो फिर ये किस में चला जाएगा, रिवर्स बायसिंग में चला जाएगा। तो VA को हमें किससे छोटा करना है, VB से छोटा करना है। ठीक, तो पहला देखिए ग्राउंड हो रहा है, तो अगर ये ग्राउंड हो रहा है तो इसके लिए यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, ये होगा 0 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब ये अपना आंसर नहीं है। अगले सवाल, अगले ऑप्शन में देखिए ये है 2 वोल्ट, ये है -10 वोल्ट, तो अभी भी ये वाला हायर पोटेंशियल पे इसके, तो ये भी हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब ये भी अपना आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन में ये है 0 और ये है -5, तो अभी भी ये जो डायोड होगा फॉरवर्ड बायसिंग में है।
और ये है 2 और ये वाला है 4, तो ये चला जाएगा रिवर्स बायसिंग में। सेकंड भी आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर होगा 4th वाला। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल। कुछ बच्चे होते हैं जो फालतू में डरते हैं कि सेमीकंडक्टर है, हमने पढ़ा नहीं है, बट ऐसे सवाल आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, क्योंकि आने वाले जो अप्रैल अटेम्प्ट होगा उसमें भी ऐसे ही सवाल भर भर के आने वाले हैं। तो आप हर एक टॉपिक को ईजी से मॉडरेट लेवल में करके जाओ, क्योंकि जब आपने अभी जनवरी वाला अटेम्प्ट दिया है तो एक चीज़ तो आपको भी समझ में आ गई होगी कि सवाल कहीं से भी आ सकता है। किसी टॉपिक को वो स्किप भी कर सकते हैं, किसी टॉपिक से डाल भी सकते हैं। किसी शिफ्ट में एक टॉपिक से 2-3 सवाल आ गए, किसी दूसरे शिफ्ट में उसी टॉपिक से सवाल ही नहीं आए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए, अभी भी समय है। जितने भी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स आपने छोड़ रखे हैं, मेक श्योर कि आप उनको पढ़ लें, उनको कर लें अच्छे से, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है। और सवाल का जो लेवल है वो ईजी टू मॉडरेट ही रहेगा। फिजिक्स के अंदर तो आप ये मान के चलिए कि ईजी सवाल ही आएगा। तो हर टॉपिक और सब टॉपिक का ईजी सवाल आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये जो सवाल है सेमीकंडक्टर में बहुत टफ सवाल बन सकते हैं, बट देखिए कितना सिंपल सा सवाल उन्होंने पूछा है। सवाल देखेंगे, मात्र 30 सेकेंड्स यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस क्वेश्चन एंड यू विल गेट द राइट आंसर। यहाँ पे सीधा सीधा आपको +4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है असर्शन रीजनिंग का। इस साल असर्शन रीजनिंग में एक चीज इन्होंने अच्छी की है इस वाले पेपर में, कि उन्होंने बस यही पूछा है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है या राइट है। जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली बात पहले हुआ करती थी कि इज S2 एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ S1, वो इस पेपर में नहीं आई है। तो ये एक रिलीफ है हमारे लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वही होता था कि अगर S1 S2 करेक्ट है तो इज S2 एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ S1। ठीक है, तो कभी डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन होता था, कभी इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन होता था, तो बहुत ही एम्बिग्विटीज होती थी वहां पे। पर यहाँ पे अब ऐसा नहीं है, हमें बस ये देखना है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है या नहीं है। तो पहला सवाल, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन। तो जब भी एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट आपको दिखता है, ठीक है, एक लाइन में अगर ये दिखे मिल जाए, तो जो पहली इक्वेशन आपको दिखनी चाहिए स्टेटमेंट 1 के लिए, स्टेटमेंट 1 के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π। ठीक है, बोर्स का पोस्टुलेट आपको दिखना चाहिए सीधा सीधा। तो यहाँ पे n डायमेंशनलेस है, 2π डायमेंशनलेस है, तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है कि l एंगुलर मोमेंटम और h जो हैं इनके डायमेंशंस सेम हैं। ये यहाँ से स्टेटमेंट लिया गया है। ठीक है, तो आप चाहें तो अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, भाई फॉर्मूला तो आपको आता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, इसकी यूनिट्स होते हैं जूल्स इनटू सेकंड्स, और एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला आपको पता है m, तो वहां से आप वो तो निकाल ही लोगे। पर ये उठाया कहां से गया है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π, यहां से लिया गया। तो स्टेटमेंट 1 तो पक्की बात है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, कुछ भी समस्या इसमें नहीं है। अब इन्होंने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम की जगह इन्होंने कर दिया लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो लीनियर मोमेंटम को देख लेते हैं भाई, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होगा m × v, तो वो होगा mL/t-1, ये लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन है। अब देख लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, जिन बच्चों को टॉर्क का डेफिनेशन याद होगा फटाफट समझ जाएंगे कि टॉर्क क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। और जिन बच्चों को टॉर्क का डेफिनेशन ही याद नहीं है, वो बच्चे यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स में देख के घबरा जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो बोला है इन्होंने, ये बात कर रहे हैं टॉर्क की। तो टॉर्क क्या होता है, R×F। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा R×F। तो जो टॉर्क लिखेंगे यहाँ पे वो होगा, फोर्स होता है mL/t-2, एक L इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो mL/t-2। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 2 अगर फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यार, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल, और आई थिंक ये तो मॉड्यूल का ही सवाल है, डीपीपीस में ऐसे सवाल हमने सॉल्व किए हैं, क्लास इलस्ट्रेशन में ऐसे सवाल हम ले लेते हैं। तो सवाल ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज कॉट a/2। ठीक है, डायग्राम बनाने तक की जरूरत नहीं है, फिर भी बस ऐसे ही डायग्राम बना देता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, बाहर इसे हवा में या वैक्यूम में रख दो तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है म्यू का, वो कितना होता है बच्चों, साइन A+, ओके, डेल मिनिमम बाई 2,
द होल थिंग डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2। ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है, फट से सवाल हो जाएगा, 1 मिनट आपको ये लगेगा सवाल सॉल्व करने में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एंगल ऑफ प्रिज्म एंड जो मिनिमम डेविएशन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है उससे लिया जाता है। तो म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ठीक है, यहाँ से ये सॉल्व होगा। और जब आप यहाँ पे देखेंगे कि म्यू का वैल्यू सवाल ने खुद दिया है और कितना दिया है, कॉट a बाई 2। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, आपके 4 नंबर हो गए पक्के। तो देखिए क्या करना है, कॉट a बाई 2 को आप क्या लिखोगे, कॉस लिख देता हूं मैं, ये आप लिखोगे कॉस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ठीक है, कॉस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, और नीचे इधर है साइन a बाई 2, तो साइन a बाई 2 साइन a बाई 2 बड़े आराम से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जीरो तो कभी होंगे ही नहीं। ठीक है, ये जीरो नहीं होगा वैसे भी डिनोमिनेटर में, तो आप इनको इजीली कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचेगा साइन a प्लस डेल मिनिमम बाई 2, इट शुड बी इक्वल टू सॉरी साइन कॉस, कॉट है ना, तो साइन नहीं आएगा, इधर आएगा कॉस ऑफ a बाई 2। ठीक है, इसके इक्वल यहाँ पे बनेगा। तो भैया साइन ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ सम एंगल, तो ये दोनों तभी होगा जब इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्रीज है। ठीक है, यहाँ पे आप मैथ्स की जनरल इक्वेशंस, जनरल जो सोल्यूशन होते थे वहाँ पे मत जाना, क्योंकि a डेल मिनिमम ये सब जो है ना, ये सारे एंगल्स किस में रहने चाहिए अपने, 0 से 180 डिग्रीज की रेंज में ही रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसका सम और इसका सम हम 180 डिग्रीज कर देते हैं, तो ये बनेगा a बाई 2 प्लस डेल मिनिमम बाई 2। ठीक है, एंड प्लस ये वाला एंगल a बाई 2। ठीक है, साइन का एंगल प्लस कॉस का एंगल, इनका सम किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो a बाई 2 प्लस a बाई 2 बनेगा a को उधर भेजिए, तो ये बनेगा 90 माइनस a, तो डेल मिनिमम बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस a, तो डेल मिनिमम किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस 2a। ठीक, सेम सवाल इसी शिफ्ट में 31 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था, कॉट a बाई 2 का। ठीक है, सेम सवाल था, वहां पे ऑप्शंस क्या थे, 180 डिग्रीज माइनस 2a, सेम सवाल है। ठीक, तो देख लीजिए। तो अब से आपको यह भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे पेपर रिलीज होते जाते हैं, आप उनको मेमोरी बेस्ड भी सवाल हो तो उनको लगा लेना है, क्योंकि हो सकता है कि पिछले वाले सवाल ही अगले वाले पेपर में आ जाए। ठीक है, तो देखिए पाई माइनस 2a जो है आंसर आपको यहाँ पे सीधा दिख गया है। सवाल जो है बढ़िया सवाल है, सिंपल सा सवाल है। ठीक, अगर आपने सवाल को समझ लिया तो पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है, सीधा आप टाइप कर सकते हैं कि भाई आंसर क्या होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर्स फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, अ करंट आई इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हम सब जानते ही हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो मान लीजिए ये पूरा ऐसा बॉक्स है, ठीक, उसकी बॉक्स के अंदर ये कैथोड वगैरह बन रही होगी, यहाँ से सर्किट कुछ जुड़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कलेक्टर प्लेट होगी और यहाँ से एक ट्यूब ऐसे जा रही होगी। ठीक, यहाँ से फोटॉन्स आ रहे होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर एमिट होके इधर जा रहे होंगे। वो पूरी कहानी चल रही है, उसके बारे में हमें चिंता ही नहीं करनी है। ये सब आप बस मन में सोच लेना है कि यहाँ से जो करंट बनेगा वो करंट का वैल्यू उन्होंने क्या दे दिया, आई दे दिया। ठीक, फोटो करंट बनता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पर यूनिट टाइम, वहां से फोटो करंट बन के आता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये सब तो हो गया, ये वाला जो पूरा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर ये पूरी कहानी आपको बन गई है। ठीक है, इसके अंदर हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस मन में सोच लेना, इमेजिन कर लेना कि ये सब कुछ हो रहा होगा। सवाल ये है कि इन्होंने यहाँ पे लगा दिया एक लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस इन्होंने लगा दिया, तो कहीं से इन्फिनिटी से कुछ एक्सटेंडेड सोर्स होगा। एक्सटेंडेड सोर्स मतलब कुछ पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ बड़ा सा ऑब्जेक्ट होगा, कुछ साइज वगैरह होगी उसकी, तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही हैं, तो अगर ये लाइट रेज आएंगी तो हम इन लाइट रेज को कैसे मानेंगे बच्चों, हम ये मानेंगे कि दूर से आ रही हैं, तो ये लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं। इन्फिनिटी से अगर लाइट रेज आएंगी तो कोई सा भी कॉन्वेक्स लेंस आप यहाँ पे लगा दो एफ फोकल लेंथ का, सारी लाइट रेज कहीं ना कहीं जाके क्या होने वाली है भाई, कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ज होने वाली है। ठीक, अब पते की बात यह है कि सवाल ने बोला कि पहले फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर का लेंस था और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का लेंस है, बट उनका डायामीटर सेम है। अब आप सोचेंगे यार कि लेंस के डायमीटर का मतलब क्या है,
देखिए लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दिया जाता है तो वो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बोला जाता है। बट अगर लेंस के डायमीटर की बात की जा रही है तो लेंस के डायमीटर का मतलब ये है कि वो हमेशा किसके लिए बात कर रहा है, हमेशा वो बात करेगा अपर्चर की। तो वो इस वाले डायमेंशन की बात कर रहा है कि ये जो डायमीटर है वो इस डायमीटर की बात कर रहा है। पहले तो ये समझ लो कि दो फोकल लेंथ है, चाहे 40 सेंटीमीटर का हो या फिर 20 सेंटीमीटर का हो, वो इस वाले लेंस की बात कर रहा है, इस डायमीटर की बात कर रहा है। ठीक, फोटो करंट को क्या चाहिए, फोटो करंट को चाहिए कि कितने फोटॉन्स उसके ऊपर गिर रहे हैं पर यूनिट टाइम, कितने फोटॉन्स उसके ऊपर गिर रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसको तो ये चाहिए। ठीक, तो यहां से जितने भी लाइट रेज आ रही होंगी, क्या मैंने उनको चेंज किया? भाई उनको तो चेंज नहीं किया। यहां से जितनी लाइट रेज जा रही होंगी, यहाँ पे जितनी भी लाइट रेज यहाँ पे जा रही होंगी बच्चों, ठीक है, ये जो लाइट रेज जा रही हैं हमने उनको चेंज किया क्या? नहीं चेंज किया, क्योंकि एरिया जो है, जिस एरिया के ऊपर लाइट रेज जा रही हैं, जो लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है, वो हमने चेंज नहीं किए। बस फर्क क्या पड़ेगा कि जो कन्वर्जिंग डिस्टेंस है वो आगे पीछे हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के बात यह है कि अगर सेम डायमीटर का लेंस रखें तो फोकल लेंथ कुछ भी हो, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां से पास करेंगे क्या वो दोनों में सेम रहेंगे? ठीक है, क्योंकि अमाउंट ऑफ लाइट जो गिर रही है, अमाउंट ऑफ फोटॉन जो गिर रहे हैं लेंस के ऊपर, वो दोनों केस में सेम है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर दोनों केस में सेम रहने वाले हैं तो यहाँ पे इस प्लेट को जो नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलेंगे वो भी सेम ही होंगे। फर्क क्या पड़ेगा कि 40 सेंटीमीटर का है तो थोड़ा डिस्टेंस आगे पीछे करना पड़ेगा, पर जो फोटॉन्स गिर रहे हैं, भाई हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इंट्रोड्यूस दी फोटो करंट? जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं फोटो करंट को, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स कौन इजेक्ट करता है? ये वो इजेक्ट करेंगे कि भाई कितने फोटॉन्स यहाँ पे गिर रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो यहाँ पे सेम रहेंगे, चाहे फोकल लेंथ कुछ भी हो। अगर डायमीटर उन्होंने सेम रखा है तो नंबर ऑफ फोटॉन जो यहाँ पे गिर रहे होंगे वो दोनों केस में सेम रहने वाले हैं। इसीलिए क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम चेंज नहीं हो रहा है, तो जो करंट होगा बच्चों वो भी चेंज नहीं होगा, और आंसर क्या होगा? आई। ठीक, ये सारी जो कैलकुलेशन है ना, आपको 10 सेकंड लगेंगे पूरा सोचने में। ये समझाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, पर 10 सेकंड का गेम है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग अ स्फेरोमीटर। ठीक, तो जो स्फेरोमीटर है इसको समझते हैं कि भाई स्फेरोमीटर होता क्या है। तो स्फेरोमीटर का काम होता है बच्चों टू, जैसे हमने स्क्रू गेज पढ़ा है, हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा है, तो वर्नियर कैलिपर का काम क्या है? वर्नियर कैलिपर का सीधा सीधा काम होता है कि भाई लेंथ मेजर कर लो। स्क्रू गेज का काम क्या है? एक तरीके से लेंथ ही मेजर करता है, डायमीटर या जो बहुत कम लेंथ होती है उनको मेजर करता है। अब हमारे सिलेबस में हम बहुत सी बार लेंस के बारे में भी बात करते हैं। तो जो स्फेरोमीटर होता है इसका काम होता है टू मेजर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, टू मेजर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, स्फेरोमीटर डिवाइस जो है कुछ इस तरीके का होगा, एक डिस्क होती है। ठीक, उस डिस्क में 3 पेग्स होते हैं, 3 उसके लेग्स होते हैं इस तरीके से, ये 3 लेग्स होते हैं बच्चों यहाँ पे इस तरीके से। एक लेग पीछे भी होगा, ठीक है, एक लेग पीछे भी होगा, यहाँ पे इस तरीके से 3 लेग्स होते हैं यहाँ पे। ठीक, और ये जो तीनों लेग्स हैं ये बनाते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये तीनों लेग्स यहाँ पे बनाएंगे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जो होते हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे बनाते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ इसके बीच में एक और हेड भी होता है, यहाँ से एक होल होता है, इस होल के अंदर एक और लेग होता है यहाँ पे। ठीक, तो जब मान लीजिए कि किसी कर्वेचर के ऊपर आपने रखा, इसको किसी कर्वेचर के ऊपर आपने रखा, तो जो तीनों लेग्स होंगे, ठीक है, वो लेग्स एक तो यहाँ टिक जाएगा, एक यहाँ टिक जाएगा और एक इसके पीछे टिक जाएगा, तो वो तो बना देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जो बीच वाला लेग है बच्चों, वो बीच वाला लेग इस टॉप सरफेस पे आके चल जाएगा। ठीक, तो यहीं पे एक स्केल यहाँ होता है और एक स्केल जो है वो यहाँ पे होता है। ठीक, हमें इतना सब जानने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जानना है। फॉर्मूला मैं इसका भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले के सवाल में जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें देखना है कि स्फेरोमीटर क्या क्या काम कर सकता है। तो देखिए बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस, बिल्कुल सही बात ये कर सकता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव सरफेस, ये भी ये निकाल सकता है। सरफेस चाहे ऐसा हो, ठीक है, या फिर सरफेस ऐसा हो, दोनों आप ऊपर स्फेरोमीटर रखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। डाउट आपको हुआ होगा थिकनेस ऑफ थिन प्लेट्स एंड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लिक्विड्स में। तो अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो स्पेसिफिक रोटेशन
जो टर्म यूज होता है ये यूज होता है केमिस्ट्री के अंदर। और स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है कि किसी भी लिक्विड सोल्यूशन में कितने कायरल कंपाउंड्स हैं, उसमें एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे हम डालते हैं और वहां से वो लाइट रे कितना एंगल डेविएट होती है, वो होता है स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, तो ये जो रोटेशन ऑफ लिक्विड है, ये आप फ्लूइड डायनेमिक्स वाला मत समझना कि एक बाल्टी है, पानी भरा हुआ है, उसको ऐसे घुमा दिया तो ऐसे कर्वेचर बन जाएगा, पैराबोलॉइड सरफेस बन जाएगा। वो नहीं होता है स्पेसिफिक रोटेशन, वो तो सिंपल रोटेशन ऑफ लिक्विड है। इन्होंने बोला स्पेसिफिक रोटेशन, तो ये कहाँ यूज होता है? कायरल कंपाउंड्स का एंगल देखने के लिए, वहां से एंगल ऑफ जो स्पेसिफिक रोटेशन उसकी बात हो रही है, तो वहां पे तो स्फेरोमीटर का कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा 1, जो उसका कोई लेना देना नहीं है स्फेरोमीटर से। ठीक है, तो स्फेरोमीटर का पर्पस याद रखना, इसका काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू मेजर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ये भी आपको बता दो कि स्फेरिकल सरफेसेस से मेजर करते हैं, इससे बाकी चीजें मेजर नहीं कर सकते कि इलिप्सॉइडल हो या फिर कुछ और हो। स्फेरोमीटर में स्फीयर आ रहा है तो स्फेरिकल सरफेस ही मेजर होगी। ठीक है, अब से ध्यान रखिएगा। थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें अपन देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि मास दे दिया है 0.08 kg, एयर इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बहुत ही बढ़िया, कांस्टेंट वॉल्यूम उन्होंने साफ शब्दों में यहाँ पे लिख दिया है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो बिना सोचे समझे मैं तो पहले ही लिख देता हूं कि वर्क डन जो ये एयर करेगी वो कितना होगा? 0। भाई एयर का वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ना तो एयर पे कोई वर्क हो रहा है, ना ही एयर किसी और पे वर्क कर रही है, तो वर्क डन बाय एयर कितना आ गया? 0 आ गया। बहुत ही बढ़िया, कांस्टेंट वॉल्यूम सीधा दिख गया अपने को। डेल्टा टी इन्होंने दे दिया कि जो डेल्टा टी है 5 डिग्री सेल्सियस का है। द स्पेसिफिक हीट उन्होंने दे दी है। तो यूजुअली हम मोलर हीट कैपेसिटी सुनने के ज्यादा फ्रीक्वेंटली सुनते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने मोलर मास दिया है और स्पेसिफिक हीट दी है, तो ये भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे भाई? Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। ये सिंपल सा फॉर्मूला कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला है। ठीक है, मास गिवन है, स्पेसिफिक हीट गिवन, डेल्टा टी गिवन है, उसको लिख लेते हैं। तो मास कितना होगा बच्चों? मास है 0.08 kg। ठीक है, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि इस पेपर में यूनिट्स के साथ उन्होंने बहुत शानदार गेम खेला है। बहुत ही सिंपल चीज, अगर आपने यूनिट्स में ढंग से नहीं किया ना तो आंसर आएगा ही नहीं, और ऐसे बहुत सारे सवालों में मैंने नोटिस किया। स्पेसिफिक हीट का वैल्यू रख देते हैं, स्पेसिफिक हीट होगी 0.17। ठीक, और देखिए बच्चों ये है किलो कैलोरी, तो पहले ही मैं 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको लिख देता हूं कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए केजी से केजी कैंसिल हो रहा है, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो रहा है, और ये पूरा जो आपको टर्म दिख रहा है बच्चों, ये किस में दिख रहा है? कैलोरीज में आ जाएगा। ठीक, बट उन्होंने सारे ऑप्शंस किस में दिए हैं? जूल्स में दिए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे कैलोरी को किस में कन्वर्ट करना है? जूल्स में भी कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो जो कैलोरी है यहाँ पे, इसको भी आगे चल के अपन जूल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या दिखने वाला है? ये कुछ ऐसा दिखेगा, जो 1000 है उसको इधर उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 0.8 इंटू 17 इंटू 5। ठीक है, ये तो बन गया अपना कैलोरीज, और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 4.18 जूल्स पर कैलोरी। ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन आप कर लेना। ठीक है, थर्ड इक्वेशन अब अपन लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए ध्यान से, क्योंकि सवाल हीट गिवन नहीं पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है भी इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हुआ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलेगा कि जो भी हीट हम किसी सिस्टम को देते हैं, किसी भी सिस्टम को अगर मैंने कुछ हीट दिया तो वो दो चीजें करती है, या तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी या फिर बाहर वर्क कर देगी। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन बाय एयर हमें ऑलरेडी पता है कि 0 होगा, तो जो भी Q अपन निकाले थे क्या वही आंसर होने वाला है? तो डेल्टा यू जो हमें चाहिए वो क्या होगा? Q होगा। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसको मल्टीप्लाई आप कर लो, और ये करने के बाद ही आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। इस सवाल में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सीधा मल्टीप्लिकेशन का सवाल है। अच्छा सवाल है क्योंकि यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, और आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Q कितना है? MS डेल्टा टी, कितना हीट हमने दिया है, और वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना और वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा।
ये सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, EMI का, ठीक है। तो देखिए, और EMI में भी देखो कितना जो उन्होंने ध्यान रखा है कि प्लस माइनस के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, तो हमें थोड़ा प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सवाल बहुत ही सिंपल सा है, बेसिक सवाल है एकदम। उन्होंने बोला कि एक रेक्टेंगुलर लूप है, उसका लेंथ और एरिया दे दिया, तो सीधा सीधा एरिया ऑफ लूप में लिख लेता हूँ, तो वो होगा 2.5 मीटर्स इंटू 2, ठीक, कितना आ गया भाई, 5 मीटर स्क्वायर का एरिया मिल गया। इज प्लेस्ड एट 60 डिग्रीज टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टेस्ला, ठीक। द लूप इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन 10 सेकेंड्स। तो भाई ये बताओ कि जो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसका फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, कितना होता है, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ये होता है, ठीक है। माइनस का ध्यान रखना भाई, लेंस लॉ से नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, कि जो भी फ्लक्स होगा उसके चेंज को अपोज किया जाता है, उस हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी आपको दिख रहा है, तो ये तो हो गया माइनस, ठीक है। अब फाइनल फ्लक्स कितना होगा, उन्होंने बोला कि भाई निकाल ही दिया हमने, तो लूप इज रिमूव्ड, तो फाइनल फ्लक्स कितना होगा, 0। अब हमें लिखना है इनिशियल फ्लक्स, तो इनिशियल फ्लक्स कितना होगा भाई, फ्लक्स तो आपको पता ही है, डॉट प्रोडक्ट होता है B डॉट A। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला, बस 4 टेस्ला लिख के छोड़ दिया, तो मैं इसको क्या मान के चलूंगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये बन जाएगा B इंटू A, ठीक, एरिया हम निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाय कॉस, ठीक, और नीचे डेल्टा टी कितना है, 10 सेकेंड्स। ये पूरा जो भी वैल्यूज आएंगी वो वोल्ट्स में आ जाएंगी, ठीक। अब सुनिए कहानी कि जो 60 डिग्री इन्होंने बोला है, भाई ये 60 डिग्री मुझे तो कंफ्यूज कर रहा है, ये ऐसे कंफ्यूज कर रहा है कि मुझे ढंग से नहीं पता चल रहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ भाई एरिया वेक्टर की बात कर रहा है या फिर लूप के उसके एरिया की बात कर रहा है, कि भाई 60 डिग्री कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos 60 लें या cos मतलब 30 डिग्रीज लें, ये हम यहाँ पे परेशान होंगे। तो आप देखो कि जो भी आंसर्स दे रखे हैं इसमें √3 का तो कोई पार्ट है ही नहीं, तो मतलब cos 30 नहीं आना चाहिए, cos 60 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या लिख दो, cos 60 डिग्रीज इसको लिख दो, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस, b कितना है 4, एरिया कितना है 5, cos 60 कितना है 1/2, द होल थिंग डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये कितना मिला आपको बच्चों, +1 वोल्ट्स। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। हालांकि इनको ये मेंशन करना चाहिए भाई 60 डिग्री जो है वो किस तरीके से दिया गया है। जैसे हमने जो cos 60 डिग्री लिया है यहाँ पे, ठीक है, सोच के देखिएगा बारीकी से, हमने जो cos 60 डिग्री यहाँ पे लिया है, ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लिया है cos 60 डिग्री, तब जाके आंसर आ रहा है। तो सवाल में वो ढंग से मेंशन नहीं है, तो हम बस क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हुए कि भैया √3 कहीं नहीं दिख रहा है, तो √3 नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने cos 60 डिग्री यहाँ पे ले लिया है। अदरवाइज सवाल में मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज जो है ना √3 का फैक्टर भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की भावनाओं के रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम क्या मार्क कर देंगे, 1 वोल्ट। तो इंटीजर टाइप में देखिए पहला सवाल है काइनेमैटिक्स से, और थोड़ा सा मतलब अच्छा सवाल मेरे को लगा कि वो मेहनत करवा रहा है। अब तक के जितने भी सवाल आपने देखे हैं एकदम नॉर्मल से सवाल थे, इजी गोइंग सवाल थे, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे वो थोड़ी सी मेहनत आपसे करवाएगा, लेंदी भी है सवाल, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सवाल को समझ लेते हैं। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t = 0। तो यहाँ से मुझे दो कंडीशन मिली कि t = 0 पे x भी 0 है और y भी क्या है, 0। स्टार्ट्स है, स्टार्ट्स का मतलब अब उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी तो दे दिया, तो जो y कंपोनेंट होगा वो 0 है और x कंपोनेंट इतना है, t = 0। ये इनिशियल इंफॉर्मेशन मैंने स्टार्टिंग के 10-12 शब्दों में उठा ली। फिर बोला कि मूव्स इन xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो फोर्स की कहानी हटा दो, अपने को तो एक्सेलरेशन देखना है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतना लग रहा है भाई 3i + 2j, ये सब कहानी हो चुकी। अब उन्होंने बोला कि जब पार्टिकल चलना शुरू किया तो किसी टी टाइम पे उसका जो पोजीशन है वो 84 मीटर्स हो गया भाई, ठीक है। तो उस टाइम पे जब 84 मीटर से हो चुका, हमें स्पीड निकाल के बतानी है कि भाई स्पीड कितनी होगी। तो चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहली हम सॉल्व करेंगे मोशन अलोंग एक्स। मोशन अलोंग एक्स, ठीक है। तो मोशन अलोंग एक्स में मैं ये लिखूंगा कि x = ux × t + ax/2 × t²।
ठीक है, और ये भी क्या होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, तो डेल्टा एक्स लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है 84 मीटर्स। इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना था 0, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। ux कितना है बच्चों 5, तो मैं मान लेता हूं कि किसी कैपिटल t टाइम पे 84 मीटर पे पहुंच गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पे होगा 3/2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक। तो इसको इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये अपने को मिलेगा 3t स्क्वायर प्लस 10t और 2 इधर जाएगा माइनस 168 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, ठीक है, टाइम में। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक रूट आपका निकल के आना चाहिए कितना 6 सेकेंड्स। दूसरा जो रूट है वो मेरे किसी काम का नहीं होगा क्योंकि वो आएगा नेगेटिव, तो मैं उसको वैसे भी एलिमिनेट ही कर दूंगा। तो 6 सेकेंड्स वाला रूट आपको मिल गया, ठीक है। तो ये तो हो गई बच्चों पहली कहानी। यूजिंग एक्स एक्सिस का मोशन हमने टाइम निकाल लिया कि 6 सेकेंड्स बाद वो 84 मीटर्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं टोटल वेलोसिटी की। तो बताइएगा कि टोटल वेलोसिटी क्या होगी। क्या मैं इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस at। भाई ये इक्वेशन हम तभी लिख पा रहे हैं जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसने बोला है। बहुत से बच्चे वेरिएबल एक्सेलरेशन में भी ये इक्वेशन लगाते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। तो ये v इज इक्वल टू यू प्लस at, s इज इक्वल टू ut हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन आप कब लगा पाओगे, जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस at, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5i कैप, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है अपने पास 3i कैप 2j कैप, ठीक। और इसके साथ टाइम कितना बच्चों 6 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बनेगा 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 5 23i कैप, ठीक, प्लस 6 इंटू 2 12j कैप। ये देखिए अपने को वेलोसिटी मिल गई है, ठीक। पर सवाल पूछ रहा है स्पीड, तो स्पीड कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये कर दो आप 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्व करिए और आंसर आपको मिल जाएगा। तो 23 का स्क्वायर, ठीक, कितना होगा 144 और 529, ठीक। दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये अपना बनेगा 44 74 73 673, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, अल्फा का वैल्यू, रूट अल्फा पूछा है तो रूट के अंदर आंसर आपको क्या मिल जाएगा 673 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अपना आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक। बढ़िया सवाल, और क्योंकि थोड़ा बहुत इसने कैलकुलेशन भी करवाया है। इफ अ न्यूक्लियर फिजन मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2 से सवाल यहाँ पे आया है और बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर है। तो न्यूक्लियर फिजन हाई मास न्यूक्लियाई विद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखना मत भूलना भाई, पर न्यूक्लियन, ठीक, डिसोसिएटेड इनटू मिडिल मास न्यूक्लियाई ऑफ 118 एंड बाइंडिंग एनर्जी इसका भी कैसा है पर न्यूक्लियन, इसका ध्यान रखें। द एवरेज एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस वुड बी हाउ मच, ठीक। तो भाई कहानी कुछ ऐसी है कि x है जो डिसोसिएट होकर y प्लस y में चला गया, ठीक। x का मास नंबर अप्रॉक्सीमेटली है 236, y का मास नंबर 118 और ये भी कितना है 118। ये इक्वेशन हमको गिवन है और यहाँ पे कुछ ना कुछ q वैल्यू भी आया होगा, रिएक्शन का q वैल्यू, द एनर्जी रिलीज वो पूछ रहा है, तो q वैल्यू हमें निकालना है। तो जो q वैल्यू होगा वो क्या होगा कि बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, इसे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितनी होगी ट्वाइस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, कितना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x, ठीक। अब ये देखिए ध्यान से ये क्या होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y डबल है ना, तो मास नंबर कितना है 118 मल्टीप्लाइड बाय 8.6, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ये होगी बाइंडिंग एनर्जी y की। इसको आप 8.6 माइनस 7.6 करके 1 मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। माइनस बाइंडिंग एनर्जी x की कितनी है, तो 236 उसके न्यूक्लियॉन्स हैं और उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है 7.6, ठीक। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी चतुराई लगाइए, बुद्धि लगाइए, एकदम से इनको ब्लंटली सॉल्व मत करो।
2 इंटू 118 236 होता है, तो यहाँ से 236 और यहाँ से 236 आप कॉमन ले लो। 236 कॉमन लेने के बाद ये कितना बनेगा 8.6 और ये कितना बनेगा बच्चों 7.6। तो देखिए कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। 8.6 माइनस 7.6 1 बन रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 236 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो। नेक्स्ट सवाल है कैपेसिटर एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट से। चार्ज अक्यूमुलेटेड ऑन द कैपेसिटर कनेक्टेड इन द फॉलोइंग सर्किट। ठीक, तो बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर किस इंस्टेंट पे टाइम पूछा है, चार्ज पूछा तो हमें पता ही नहीं है। तो भाई जब भी इस तरीके से सवाल दे दिया जाए ना, तो वो हमेशा स्टडी स्टेट होती है, मतलब आपको टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ही इसको सॉल्व करना है, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, स्टडी स्टेट मान के, क्योंकि अगर उसे पूछना होता तो वो सवाल में मेंशन करता है भाई t इक्वल टू 0 पे पूछा है, t इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट पे, 2 टाइम कांस्टेंट पे पूछा है, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है। तो फिर जितनी देर आप ये सोचने में लगाएंगे सर्किट उतनी देर में पूरा चार्ज हो जाएगा और स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगी। तो यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेटेड कैपेसिटर कनेक्टेड इन द फॉलोइंग सर्किट, मतलब स्टडी स्टेट में हमें ये निकालना है। ठीक है, अब चार्ज जो होगा, चार्ज क्या होता है Q इज इक्वल टू C डेल्टा V, भाई कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस है। तो कैपेसिटेंस उन्होंने दे दिया भाई 150 माइक्रोफैरेड है, मतलब मुझे A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पे निकालना होगा, और वो निकालने के बाद ही भाई अपन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलिए। तो स्टडी स्टेट में हमें पता है कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो फुल्ली चार्ज होने के बाद कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो अगर इसको मैं हटा भी दूं तो मुझे सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, इस तरीके से सर्किट आपको दिखेगा। ये हो गया है 1 ओम्स, 2 ओम्स, और ये अपना होगा 6 ओम्स एंड 4 ओम्स। ठीक, अब जितने बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको यहाँ पे समझ में आएगा कि मैं शुरू से ही आपको बोलता हूँ कि भाई रेशियो प्रोपोर्शन में ध्यान दें। रेशियो प्रोपोर्शन में फटाफट से आपका ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे पोटेंशियल मार्किंग करने वाले हैं। नीचे वाले को मैं बोल देता हूँ कि ये है 0 वोल्ट, तो ये भी कितना होगा 0 वोल्ट। ठीक, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 के अक्रॉस आएगा, क्या वही पोटेंशियल एट ए होगा? बिल्कुल सही बात है। तो पोटेंशियल एट ए हम कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, कि यहां से लेके यहां तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 10 वोल्ट का। ठीक, और जो 2 और 1 है, अगर कैपेसिटर हट जाए तो ये दोनों सीरीज में दिखेंगे। सीरीज में दिखेंगे तो 2 वोल्ट को कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा, तो ये होगा 2/2 + 1 इंटू 10 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये कितना दिखा है इसको 20/3 वोल्ट्स पोटेंशियल एट ए मिल गया है। सिमिलरली पोटेंशियल एट बी कैसे निकालेंगे, देखिए 6 और 4 जो हैं, ठीक है, ये भी कैसे हैं, सीरीज में है। तो एक बात ये बताओ कि अगर ये 0 वोल्ट पे है तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस 4 को मिलेगा, क्या वही पोटेंशियल V होगा? तो V भी कितना होगा, सीरीज में डिवाइड कर दीजिए, 6 और 4 है, तो ये अपन बोलेंगे कि 4/4 + 6 इंटू 10 वोल्ट्स, तो ये बन जाएगा 4 वोल्ट्स। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। V और V भी हमने निकाल लिया रेशियो प्रोपोर्शन लगा के। ठीक है, आप चाहें तो करंट निकाल सकते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, फिर पोटेंशियल माइनस करके निकाल सकते हैं, पर आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड रेशियो प्रोपोर्शन में काम करके। तो V और V भी पता चल चुका है, तो Q क्या होगा 150 माइक्रोफैरेड। माइक्रो को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि आंसर में भी माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो तो एज इट इज चला जाएगा, तो माइक्रो को मत लिखिए। ठीक है, मत चेंज करिए। डेल्टा V क्या होगा VA - VB, तो ये देखिए कि VA बड़ा है V से, तो VA - VB, तो ये आ जाएगा 20/3 - 4। ठीक है, तो कितना बना बच्चों 150 मल्टीप्लाइड बाय, ये बन जाएगा 8/3। ठीक, 150/3 होगा 50 इंटू 8 कितना होगा 400। तो आंसर कितना दिखा आपको यहाँ पे 400 माइक्रोकूलम्स का आंसर आ गया है। A इज एट हायर पोटेंशियल, तो मतलब ये वाला पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये वाला नेगेटिवली चार्ज होगा। सवाल ने पूछा नहीं है, बट अगर पूछ ले कि फाइंड द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर या राइट प्लेट ऑन द कैपेसिटर, तो हमें पता होना चाहिए कि A का पोटेंशियल ज्यादा है B से, 20/3 6.33, तो 6.33 इज ग्रेटर देन 4, तो A का पोटेंशियल ज्यादा होगा B से, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, सिंपल सा सवाल।
two coils having mutual inductance, the current changes in the first coil according to the relation, ठीक है, ये इन्होंने दे दिया, मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ हमें निकालना है, ठीक। तो देखिए बच्चों, हुआ क्या हो रहा होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस में। म्यूचुअल इंडक्टेंस का बहुत ही सिंपल सा सवाल है। मान लीजिए ये है कॉइल नंबर 1, ठीक, और यहां पे होगी कुछ कॉइल नंबर 2, कॉइल नंबर 2, ठीक। कॉइल 1 एंड कॉइल 2 यहां पे आ गया। अब उन्होंने बोला कि कॉइल 1 का करंट दे दिया है, तो कॉइल 1 से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, उनमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल 2 में से पास ऑन होंगी भाई, ठीक। तो कॉइल 1 की वजह से जो I1 करंट है, इसकी वजह से कॉइल 2 में कितना फ्लक्स जा रहा है, वो हम लिख सकते हैं कि फ्लक्स इन कॉइल 2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन 1। ये तो होता है कॉन्सेप्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है। खुद में नहीं निकालना है फ्लक्स, उस कॉइल 1 में जो करंट है उसकी वजह से कॉइल 2 में कितना फ्लक्स होगा वो हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फ्लक्स 2 इज इक्वल टू MI1 ये आ गया है, ठीक है। M का वैल्यू हमें पता है बच्चों, M का वैल्यू कितना है, 0 वो दे रखा है, इतना है M का वैल्यू। और करंट उन्होंने दे दिया I1 I0 sin ओमेगा t, ठीक है। तो कितना फ्लक्स हमें मिला बच्चों, ये हमें मिला है M I0 इंटू साइन ओमेगा t। ये तो है फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल। अब ये बात सोचो कि जो सेकेंड कॉइल का फ्लक्स है, क्या वो समय के साथ चेंज हो रहा है? तो अगर चेंज हो रहा होगा तो कॉइल 2 उसको अलाउ नहीं करेगा, कॉइल 2 उस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। तो कॉइल 2 के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कितना होगा, माइनस d∅2 बाय dt, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट मारो तो ये कितना मिलेगा आपको, माइनस M I0 इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा t, ठीक। ये हमें मिल गया है कि सेकेंड कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, सेकेंड कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कितना होगा, वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। मतलब सवाल को इससे मतलब नहीं है, इसको तो हम 1 कर देंगे, तो जो E2 मैक्सिमम होगा, E2 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, M ओमेगा I0, ठीक है। एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो M का वैल्यू कितना है, 0.002, ठीक। ओमेगा का वैल्यू इन्होंने दिया 50 पाई, और I0 का वैल्यू है 5 एम्प्स, ठीक है। दैट्स इट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, 50 इंटू 0.002 इट विल बी 0.1, ठीक है। 0.1 इंटू 5 तो ये बनेगा 0.5 टाइम्स पाई, ठीक है, विच इज नथिंग बट पाई बाय 2 वोल्ट्स। और इन्होंने बोला कि यही पाई बाय अल्फा है, तो अल्फा का जो वैल्यू आपको दिख रहा है सीधा सीधा कितना दिख रहा है, 2 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ ही नहीं आता तो पूरा ही छोड़ देते हैं। अब इसमें बस सिंपल सी जो प्रॉपर्टी है म्यूचुअल इंडक्टेंस की कि सेकंड कॉइल का फ्लक्स इज इक्वल टू MI1, बस इतना सा लिखना था, और बाकी तो EMI का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि हर टॉपिक, हर सब टॉपिक का इजी मॉडरेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सवाल कहीं से भी आ सकता है और लेवल इजी ही रहेगा। तो हर टॉपिक सब टॉपिक के आपको बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उन्हीं से देखिए सारे सवाल बन रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है इलास्टिसिटी के ऊपर, बल्क मॉडुलस के ऊपर, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सवाल ये है, पहले डायग्राम से आपको बता देता हूं कि ये ओशियन है, ठीक। इस सिंबल का मतलब ये है कि इसके नीचे पानी है, ठीक। तो ये पूरा पानी है, और उन्होंने बोला कि यहां से किसी h हाइट पे, h हाइट उन्होंने बोली है 4000 मीटर्स, मतलब 4000 मीटर्स की हाइट पे जो यहाँ पे पानी होगा, ठीक है, जो यहाँ पे पानी होगा उसका फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हमें निकालना है, उसका अल्फा हमें निकालना है कि चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, ये हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो सवाल है ये हम ढंग से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि यार पानी कैसे कंप्रेस होगा, और पानी ही पानी को कंप्रेस कर रहा है, ये कैसे चलेगा। तो आप इसको ऐसे समझो कि आपने 1 लीटर, ठीक है, पानी को भर दिया बलून में, ठीक भाई, बलून में 1 लीटर का पानी लिया आपने,
तो उस बलून को, जो बलून यहाँ पे था, उस बलून को आप लेके चले गए यहाँ पे और वो बलून आ गया अब यहाँ पे। अब तो इमेजिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बलून आप ऊपर से लेके नीचे लेके आए हैं, तो यहाँ पे प्रेशर था एटमॉस्फेरिक P0 और यहाँ प्रेशर अब कितना हो जाएगा P0 प्लस रो GH। अरे हाँ या ना, तो जो P0 प्लस रो GH हो गया है, यहाँ पे प्रेशर आ गया है P0 प्लस रो GH। तो चेंज इन प्रेशर की वजह से प्रेशर, चेंज इन प्रेशर पॉजिटिव है, तो जो वॉल्यूम यहाँ पे रहा होगा V, अब यहाँ पे वो वॉल्यूम कितना हो गया है V माइनस डेल्टा V, ठीक है, वॉल्यूम कम हो चुका है। तो फ्रैक्शनल कंप्रेशन उन्होंने बोला है, कंप्रेशन का मतलब ही यही है कि ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो चुका, ठीक है। आपको प्लस माइनस की चिंता नहीं करनी है क्योंकि उन्होंने फ्रैक्शनल कंप्रेशन बोल दिया है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या है, वही बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, माइनस ऑफ डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V, मतलब प्रेशर स्ट्रेस, ठीक है, कितना स्ट्रेस मिला, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन इज बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन की चिंता नहीं करनी है क्योंकि माइनस वो कंप्रेशन बोल दिया है उन्होंने, तो माइनस डेल्टा V बाई V ही वो सवाल पूछ रहा है। तो वो कितना होगा, डेल्टा P बाय B ये होगा। तो चलिए चेंज इन प्रेशर निकालते हैं। चेंज इन प्रेशर कितना होगा, रो GH, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है P0, नीचे प्रेशर है P0 प्लस रो GH। तो चेंज इन प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कैंसिल ही हो गया, तो ये होगा रो GH अपॉन बल्क मॉडुलस, जिसकी वैल्यू हमें पता है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूशन बच रहा है, उसे भी कर देते हैं। रो का वैल्यू होगा 10 की पावर 3, जी का वैल्यू 10, हाइट कितनी है 4000, 10 की पावर 3, द होल थिंग डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस इज 2 इंटू 10 टू द पावर 9। ये रहा बच्चों, ठीक है। तो 3 4 7, 10 की पावर 9, 4/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 2। तो देखिए 2% का चेंज आ चुका है, 2 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा 2। देखिए कितना सिंपल सा सवाल, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, ठीक है, बस लगाना था और आंसर आपके सामने है। A particle executes simple harmonic motion with an amplitude of 4 centimeters. At the mean position, velocity of the particle is 10 centimeters per second. The distance of the particle from the mean where the speed becomes 5 centimeter per second is root alpha. तो अल्फा का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। वैसे सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है, ठीक, फिर भी अपन जो है इसको थोड़ा बहुत अच्छे से लिख देते हैं। तो भाई फॉर्मूला ये लगाएंगे अपन, V इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड A x, ये आ गया भाई, ठीक। तो जो A ओमेगा है 10 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, ये तो हो गया अपना A ओमेगा, और 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा ओमेगा A बाय 2, दिख रहा है सीधा सीधा, ठीक है। तो जो V है उसको तो अपन लिख देंगे ओमेगा A बाई 2 विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, फिर स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये बनेगा A स्क्वायर बाई 4 विच इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू बड़े आराम से आपको प्लस माइनस √3/2 A मिल जाएगा। देख लीजिए आराम से, बड़ा आराम से दिख रहा होगा, ठीक है। ये 3/4 बनेगा, स्क्वायर रूट लेंगे, √3/2 बन जाएगा। और A कितना है 4 सेंटीमीटर्स, तो ये कितना बनेगा √3 इंटू 4/2 विच इज 2, तो जिसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 12 सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस ही पूछा है, तो डिस्टेंस में प्लस माइनस का तो काम ही नहीं है, डिस्टेंस ही लिखना है, तो √12 अपने को आंसर मिल जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा 12 सेंटीमीटर्स। यूनिट्स देख लेना भाई, सेंटीमीटर ही है, अपना भी जो है सेंटीमीटर में ही आ रहा है आंसर, ठीक है। अब इसको करने का एक शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट ये है बच्चों कि हमें पता है कि x/a बनता है साइन ओमेगा टी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो v/ओमेगा a होता है ये बनता है कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो देखिए कि साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी जो हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि x/a का स्क्वायर, ठीक, प्लस v/ओमेगा a का जो स्क्वायर होगा बच्चों, ये हमेशा किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो v/ओमेगा a देखिए यहाँ पे कितना हो गया है, हाफ हो गया है। तो अगर v/ओमेगा a हो गया है हाफ, तो x/a को कितना होना चाहिए
√3/2 ही होना चाहिए, तभी इनका सम क्या बनेगा, 1 बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस शॉर्टकट का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि v/ω_a, ठीक है, ये अगर इसका वैल्यू अपन ले लेते हैं 0, तो x/a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। v/ω का वैल्यू अगर मैं ले लूँ 3/5, तो x/a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5। v/ω का वैल्यू अगर आप ले लेते हैं मान लीजिए 1/√2, ठीक है, तो x/a का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1/√2। यहीं पे v/ω का वैल्यू अगर आप देख लेते हैं 1/3, तो 1 - 1/3 का होल स्क्वायर करो तो कितना मिलेगा, √8/3, ठीक है। वैसे ही v/ω अगर होगा 1/2, तो x/ω कितना दिखेगा, √3/2। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो सीधा यहीं से देख लो और √3/2 ऑफ एम्पलीट्यूड कर दो, फट से आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल, सीधा फॉर्मूला बेस पे है। तो इन्होंने बोला कि भाई 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं, ये रहे 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स, ठीक है, और दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, दोनों के बीच में डिस्टेंस उन्होंने कुछ दे दिया है, आई थिंक 5 सेंटीमीटर्स का, बहुत ही बढ़िया। तो किसी भी एक वायर से जो पी का डिस्टेंस होगा वो 5/2 सेंटीमीटर होगा। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, ठीक। तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनकी है वो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखिए राइट हैंड थंब रूल से अंदर आएगा, और इस वाले वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर आ रहा है, तो मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहा है, ठीक। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखूंगा मैं, B1 + B2, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है दोनों की, ठीक, तो ऐड होगा। अब देखो करंट भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय B1 लिख दूं, ठीक है, क्यों ही बाद में मेहनत करनी है। तो ये देखिए 2 फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर इट विल बी μ0, इनफाइनाइट वायर है, I/d परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा μ0/π I/d परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों, सवाल खत्म हो चुका है। μ0 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 4π × 10⁻⁻7, नीचे पाई रखा हुआ है तो पाई से तो पाई कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय करंट 10 एम्पियर का गिवन है, ये रहा 10 एम्पियर, डिवाइडेड बाय डी परपेंडिकुलर का ध्यान रखना 5 सेंटीमीटर मत लिख देना, क्योंकि एक वायर से कितना डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर, और उसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है, तो × 10⁻⁻2 टेस्ला, ठीक है भाई, ये होगा तुम्हारा आंसर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया है, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया है, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 10⁻3, 10⁻3 को 10⁻7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 10⁻4, ठीक है, और ये अपना बनेगा 4/2.5, ठीक। मैग्नीट्यूड निकालना है और आंसर हमें देना है माइक्रो टेस्ला में, तो ये तो था भाई टेस्ला के अंदर, माइक्रो टेस्ला में करना है अगर इसको, तो यहां से अपन क्या करेंगे 4/2.5, एक 100 इसमें से निकाल लेंगे, अगर 100 आपने इसमें से निकाला तो पूरा टर्म जो है माइक्रो टेस्ला में चला गया, ठीक है। 100/25 होता है 4, तो 100/2.5 होगा 40 × 4 कितना बन जाएगा बच्चों, 160 माइक्रो टेस्ला, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल। टू इमिसिबल रे ऑप्टिक्स का सवाल, ठीक है, ये है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल, और यहाँ पे एपरेंट शिफ्ट के ऊपर सवाल आ गया है। तो 2 इमिसिबल लिक्विड्स हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनके 8/5 3/2 दे दिए उन्होंने, पुट इन अ बीकर एज शोन, हाइट ऑफ ईच कॉलम इज 6 सेंटीमीटर्स, ये हाइट इन्होंने दे दी है कि ये दोनों 6 सेंटीमीटर की हाइट है। अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर, कॉइन भी मेंशन्ड है, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो ऑब्जर्वर है वो है नियर नॉर्मल विजन, तो ऑब्जर्वर इसके जस्ट एकदम ऊपर होगा कुछ इस तरीके से। ऑब्जर्वर की लोकेशन उन्होंने बता दी है, द एपरेंट डेप्थ, ठीक है, एपरेंट डेप्थ हमें निकालना है। तो एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए जब भी इस तरीके की चीजें आती हैं तो पहले आप एपरेंट शिफ्ट निकाल लीजिए। तो एपरेंट शिफ्ट के लिए ध्यान रखिए कि जो एपरेंट शिफ्ट निकालते हैं, इवन दो ये दोनों जो लिक्विड्स हैं ये आपस में एकदम कॉन्टैक्ट में है, बट फिर भी एपरेंट शिफ्ट के लिए आप इनको अगर आगे पीछे भी कर दें, ऊपर नीचे भी कर दें, इनका डिस्टेंस भी चेंज कर दें, तो एपरेंट शिफ्ट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तो यहाँ पे जो एपरेंट शिफ्ट हम निकालने वाले हैं वो कितनी होगी, एपरेंट शिफ्ट। तो एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो भी थिकनेस है d इंटू 1 - 1 बाय म्यू रिलेटिव, ये होगा 1 - 1 बाय म्यू रिलेटिव, ठीक है। और अगर ये एक स्लैब होता तो ऐसा, 2 स्लैब है, 3 स्लैब है, तो उनका क्या कर दो आप, इंडिविजुअल सम कर दो। अब जो म्यू रिलेटिव है ये लिखना कभी कभी ट्रिकी हो जाता है, तो म्यू रिलेटिव आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। सराउंडिंग मीडियम कौन सा है बच्चों, सराउंडिंग मीडियम इज एयर, क्योंकि मैंने इनको ऊपर नीचे इस तरीके से कर दिया है, तो सराउंडिंग मीडियम इज एयर, तो म्यू रिलेटिव में नीचे क्या आ जाएगा 1, और ये अगर 8/5 है तो 8/5, और अगर ये 3/2 है तो 3/2, तो म्यू रिलेटिव एक केस में 3/2 लेंगे और दूसरे केस में कितना लेंगे अपन, 8/5 लेंगे, ठीक। बस तो एपरेंट शिफ्ट इनका कैलकुलेट कर लेते हैं। जो टोटल शिफ्ट होगी, मतलब जो कॉइन है, ये कॉइन अपने को थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये कॉइन जो है यहाँ पे नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा इस यहाँ पे दिखेगा, तो मैं ये शिफ्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये शिफ्ट कितनी है, ठीक है। तो कितना होगा बताइए, 6 × 1 - 1 बाय म्यू रिलेटिव, तो अगर μ2 के लिए लगाएं तो ये होगा 1/8/5/1, ठीक है, प्लस 6 × 1 - 1 बाय म्यू रिलेटिव फॉर दिस ग्लास स्लैब, तो कितना आ जाएगा 3/2/1, ठीक है। देख लेते हैं भाई, ये बनेगा 1/8/5 है तो 5/8 हो जाएगा, 1 - 5/8 बनेगा 3/8, ठीक है। तो 3/8 × 6 18/8, प्लस ये है 2/3, 1 - 2/3 बनेगा 1/3 × 6 2, ठीक। तो ये बनेगा 9/4, 9/4, 4 × 2 8, तो 17/4 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमें मिला है, शिफ्ट मिला है, पर सवाल पूछ रहा है एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ का मतलब ये है कि सवाल आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला, कि ये डेप्थ कितनी होगी, ये डेप्थ हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो टोटल कितना है 12 सेंटीमीटर्स, और शिफ्ट कितना है 17/4 का, तो 12 - 17/4, तो ये होगा 12 × 4 48, 48 - 17/4, तो कितना बना भाई 31/4 सेंटीमीटर्स, ठीक। तो 31/4 α/4 के फॉर्मेट में आ गया है, तो α1 का वैल्यू कितना होगा 31 होगा। क्लियर है, ठीक। चलिए, थिन मेटेलिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, ये दे दिया है, ठीक है। तो ये आपका एक थिन मेटेलिक वायर है, इस डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इससे बस आप ये समझ सकते हैं कि वायर बहुत ही पतला है, जो उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है, इस डेटा की सवाल में कोई ज़रूरत नहीं है। इज़ यूज्ड टू मेक अ रिंग ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर्स, तो ये रेडियस दे दी है रिंग की 30 सेंटीमीटर्स। पॉजिटिव चार्ज 2πc इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इस पूरे के ऊपर कुछ ना कुछ इन्होंने पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको अपन बोल देते हैं, लेट्स से दिस इज स्मॉल q, ठीक। while another positive charge of 30 picocoulomb is kept at the center of the ring, ठीक। अब देखिए सवाल ना ये थोड़ा सा गड़बड़ है, सवाल में मैं अब आपको गड़बड़ बताता हूँ कि गड़बड़ क्या है। सॉल्व तो करेंगे इसको डेफिनेटली, पर पहले गड़बड़ समझ लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं इस सवाल में, ठीक है। समझिएगा, मान लो अभी हमने बस यहाँ तक ही सवाल पढ़ा कि 2π कूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग, मतलब इस रिंग के ऊपर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस इसमें r गिवन है, बस इसके अलावा भी सेंटर पे कोई चार्ज नहीं रखा। क्या आपको नहीं लगता कि जो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होगी ये भी बाहर खींचना चाहती है, ठीक है। अगर ये खींचना चाहती है तो इसके अंदर भी एक टेंशन फोर्स होगा ऑलरेडी T0, एक T0 फोर्स इसके अंदर ऑलरेडी है, समझे नहीं समझे, एक T0 फोर्स इसके अंदर ऑलरेडी है, ठीक। फिर अब मैंने क्या किया, इसमें एक बीच में Q चार्ज रख दिया भाई, ऑलरेडी जो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, देखिए ऑलरेडी इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो है ही है, वो पॉजिटिव चार्ज Q यहाँ पे है, इसके अलावा मैंने इसमें एक और Q चार्ज यहाँ पे रख दिया है, ठीक है।
एक Q चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो ये रहा वो चार्ज Q। तो इस Q चार्ज के आने की वजह से जो रिंग के अंदर का रिपल्शन होगा क्या वो और बढ़ जाएगा। तो वो रिपल्शन जो टेंशन थी T नॉट ऑलरेडी, वो T नॉट टेंशन किसकी वजह से थी, खुद के Q चार्ज की वजह से, ठीक है। तो ये तो है विदाउट कैपिटल Q, विदाउट चार्ज एट द सेंटर, टेंशन स्ट्रिंग में कितना है, स्ट्रिंग में कितना है T नॉट। और जब इस चार्ज Q को मैं लेके आया तो आपको क्या लगता है, क्या टेंशन बढ़ जाएगी, T नॉट प्लस डेल्टा T हो जाएगी। ये समझिए आराम से, ठीक है। तो सवाल में गड़बड़ क्या है, सवाल में ये है गड़बड़ बच्चों कि अपनी जेई की जो करंट नॉलेज है, जो अपना सिलेबस है, जितनी मैथ्स हम सीखते हैं जेई लेवल पे, उस मैथ्स को यूज करके हम ये T नॉट का वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। बस क्या निकाल सकते हैं, ये डेल्टा T हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। बात समझिए इस चीज को। हम हमारी करंट नॉलेज में जो जेई सिलेबस की नॉलेज है उसमें हम इस रिंग के अंदर इसके चार्ज की वजह से जो टेंशन जनरेट होती है, ये T नॉट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। हम क्या निकाल सकते हैं, T नॉट प्लस डेल्टा T में बस डेल्टा T निकाल सकते हैं कि इस एक्स्ट्रा चार्ज को यहाँ पे रखने की वजह से रिंग के अंदर जो एक्स्ट्रा तनाव बढ़ा, जो एक्स्ट्रा खिंचाव आया, जो एक्स्ट्रा टेंशन जनरेट हुई है, वो डेल्टा T हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो सवाल गलत क्यों है, क्योंकि सवाल क्या पूछ रहा है, फाइंड टेंशन इन द रिंग। सवाल ने पूछा टेंशन इन द रिंग। टेंशन इन द रिंग का मतलब क्या है कि सवाल हमसे T नॉट प्लस डेल्टा T पूछ रहा है, ठीक है। पर प्रॉब्लम यह है कि T नॉट तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, T नॉट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो T नॉट अगर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो हम जो है बस क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, डेल्टा T। और जो आंसर अभी जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर भी उन्होंने किसका दिया है, बस डेल्टा T का। तो उन्होंने भी डेल्टा T ही मैच कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर है इस सवाल के लिए। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये हमने एक एलिमेंट माना, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट होगा, मान लीजिए कुछ बहुत ही छोटा सा थीटा एंगल बना रहा है, जहां पे लिख देता हूं कि थीटा इज स्मॉल, ठीक। यहां पे चार्ज रखा है Q और इस बहुत ही छोटे से जो रेडियस है इसकी R, यहाँ पे चार्ज कितना होगा बच्चों, dq चार्ज होगा। वो dq चार्ज भी अपन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। dq कितना होगा, जो q चार्ज है वो तो पूरे 2 पाई एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो q बाय 2 पाई इंटू एंगल थीटा। यहाँ पे थीटा जो है ना बहुत ही छोटा एंगल है, या इसको d थीटा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन d थीटा बोल देते हैं, d थीटा, ये रहा d थीटा, ठीक। तो ये जो आर्क लेंथ होगी ये बहुत ही छोटी सी है, मतलब एकदम पतली सी है, पॉइंट जैसा हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, यहां से इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनाइए, ठीक। यहां से जो स्ट्रिंग, जो बचा हुआ रिंग है, वो इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा, T नॉट प्लस डेल्टा T का फोर्स लगा रहा है। इधर से भी वो कितना फोर्स लगा रहा होगा, T नॉट प्लस डेल्टा T का फोर्स लगा रहा है, ठीक। अगर मैंने इसको आधा किया तो यहाँ से जो आधा एंगल होगा बच्चों वो होगा d थीटा बाई 2, ये d थीटा बाई 2 है तो ये d थीटा बाई 2, और ये एंगल भी कितना होगा, d थीटा बाई 2, ठीक। तो हम T नॉट को मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ऊपर बची हुई रिंग लगा रही होगी कुछ F नॉट फोर्स, और ये जो चार्ज Q है ये कितना लगा रहा होगा, डेल्टा F फोर्स। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। F नॉट कौन लगा रहा है, F नॉट इज फोर्स बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग रिंग, जो बची हुई रिंग है वो फोर्स लगा रही है F नॉट, जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डेल्टा F क्या है, डेल्टा F वो फोर्स है जो इस पॉजिटिव चार्ज को, एडिशनल चार्ज को लाने से जो डेल्टा F लगा वो है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डेल्टा T है वो डेल्टा F को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा फोर्सेस विल बैलेंस ईच अदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नेट फोर्स शुड बी 0, तो क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, वो जो छोटा सा पार्ट है वो भी इक्विलिब्रियम में है, तो क्या लिखोगे कि ऊपर का फोर्स कितना है, डेल्टा F, और नीचे का फोर्स कितना होगा, भाई डेल्टा T साइन d थीटा बाई 2, और इधर का भी डेल्टा T साइन d थीटा बाई 2, ठीक है, ट्वाइस। और जो ये वाले कंपोनेंट्स होंगे वो तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको क्या दिख रहा है कि डेल्टा F इज बैलेंस्ड बाय 2 डेल्टा T इंटू साइन d थीटा बाई 2। अब डेल्टा F कितना होगा, क्योंकि ये भी एक पॉइंट चार्ज ही है अप्रोक्सीमेटली, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r, तो डेल्टा F को अपन लिख सकते हैं
के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू में क्या करेंगे, साइन डी थीटा बाई 2 को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख देंगे, डी थीटा बाई 2 लिख देंगे। ठीक, तो ये रहा सवाल, है ना। अब डी क्यू को क्या है बच्चों, डी क्यू है क्यू अपॉन 2 पाई डी थीटा। तो डी क्यू को एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, डी क्यू क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी क्यू है अपना क्यू डी थीटा बाई 2 पाई विच इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू डी थीटा। ठीक है, तो देखिए डी थीटा तो कैंसिल हो गया, और डेल्टा टी अब हमें मिल चुका है। तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ रहा है, डेल्टा टी का वैल्यू आ रहा है के क्यू क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये है भाई, है ना। तो डेल्टा टी हम निकाल चुके हैं, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, के का वैल्यू होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, स्मॉल क्यू का वैल्यू है 2 पाई, ठीक है, नीचे जो है 2 पाई वो ये रहा, रेडियस अपना होगा 30 सेंटीमीटर्स विच इज 0.3 मीटर्स का स्क्वायर। कैपिटल क्यू का वैल्यू एक बार देख लेते हैं, ये है 30 पिको कूलम्स, तो 30 10 टू द पावर -12। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, ये सॉल्व करने के बड़े आराम से सॉल्व होगा, और ये आंसर निकल के आएगा 3 न्यूटन्स। ठीक है, तो जो 3 न्यूटन हमने निकाला है बच्चों, ये है चेंज इन टेंशन। तो सवाल ये पूछना चाहिए था उनको कि पॉइंट चार्ज रखने की वजह से, सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखने की वजह से जो रिंग है उसमें कितना टेंशन बढ़ गया। ये अगर सवाल होता तो मेरे ख्याल से चीजें थोड़ी सी और ज्यादा आसान हो जाती। ठीक है, तो डेल्टा टी अपना 3 न्यूटन के बराबर आ चुका है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के ऊपर सिंपल सा सवाल, काफी सिंपल सवाल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ 1 kg आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड दे दी उन्होंने 2 मीटर्स की। तो ये देखिए ये स्क्वायर है इस तरीके से, ठीक है, और ये जो एक्सिस है, एक्सिस कैसा है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ द वर्टेक्स। तो एक्सिस ये है बच्चों। तो यहाँ पे अब देखिए डिस्टेंसेस कैसा है, एक मास यहाँ रखा है, एक मास यहाँ रखा है, एक मास यहाँ है और एक मास यहाँ है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये डिस्टेंस हो गया L, ये डिस्टेंस हो गया है √2L, और ये डिस्टेंस भी हो गया है L। ठीक, और इस वाला मास तो एक्सिस के ऊपर ही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे आप, हम लिखेंगे m इंटू 0 स्क्वायर पहले वाले के लिए, दूसरा वाला ml स्क्वायर, तीसरा वाला √2L डिस्टेंस पे डायगोनली अपोजिट, ठीक है, प्लस चौथा वाला ml स्क्वायर। ये डिस्टेंसेस यहाँ पे लिख ही दिया हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये तो हो गया 2, तो ये बन जाएगा 4 ml स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 4 मास है 1 kg का, ठीक, मास इज 1 kg और लेंथ गिवन है 2 मीटर्स का, तो 2 मीटर का स्क्वायर कर दो तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 16 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 16 kg मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसके साथ ही जो JEE 2024 जनवरी अटेम्प्ट का पहले शिफ्ट का जो पहला पेपर है, ठीक है, डे 1 का जो पहला पेपर है वो उसका फिजिक्स का डिस्कशन होता है ख़त्म। एंड इस चैनल पे बने रहिए, मोशन JEE चैनल पे बने रहिए, और भी बहुत सारे आने वाले हैं। और JEE अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तो आपको जितने भी अभी जनवरी वाले अटेम्प्ट हैं उन सब का डिस्कशन देखना ही देखना है। जो भी वीक पॉइंट्स हैं, जो भी सब टॉपिक्स आपके छूटे हुए हैं, उनको कवर करना ही करना है। ठीक है, सो दिस इज अक्षय जैन, अ फिजिक्स टीचर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।